ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम प्रमुख भारतीय शिक्षाविद और उनका शिक्षा दर्शन। ये कार्यक्रम एमएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम प्रमुख भारतीय शिक्षाविद और उनका शिक्षा दर्शन। शिक्षा के स्वरूप पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। प्रथम दर्शन पर आधारित तथा दूसरा शिक्षा चिंतकों की विचारधाराओं पर आधारित। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप प्रथमतः भारतीय दर्शन के उपलब्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं एवं अन्य आख्यानात्मक ग्रंथ हैं। उनमें हमें शिक्षा के प्रारंभिक स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। जैसे उपनिषद इत्यादि हैं जो शिक्षा के भंडार माने जाते हैं, चाहे गीता दर्शन हो, वहां पर भी हमें शिक्षा का सामान्य स्वरूप दिखाई देता है। भारतीय दर्शन में शिक्षा के परोक्ष स्वरूप का वर्णन है। इस स्वरूप की ही पुनर्व्याख्या भारतीय चिंतकों के द्वारा की गई है तथा इन चिंतकों का स्पष्ट प्रभाव हमारी आधुनिक शैक्षिक विचारधारा पर पड़ा है। आशा यह है कि जो भारतीय दर्शन में शिक्षा के स्वरूप का विवेचन किया गया है, उस स्वरूप की ही पुनर्व्याख्या हमारे भारतीय चिंतकों के द्वारा की गई है। नया प्रदेय जिन अंशों में हुआ है, वो अंश हमारी वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप समावेशित किए गए हैं, किंतु जो हमारी मूल अवधारणा रही है शिक्षा का, जो हमारा साविद्या या विमुक्ता का जो मूल सिद्धांत रहा है, वह सिद्धांत आधुनिक विचारधारा की देन न हो करके वह हमारी संपूर्ण विचारधारा भारतीय दर्शन की देन है। इस प्रकार से जो आज हमारे आधुनिक शिक्षा के स्वरूप का विवेचन हमें ग्रंथों में, पुस्तकों में देखने के लिए मिलता है, वह वास्तव में हमारे जो प्राचीन ग्रंथादिक हैं उन ग्रंथों में से होकर के आया है। और इसकी मूल अवधारणा इसीलिए आज तक सुरक्षित है कि जिस प्रकार से हमारे वेद, उपनिषद इत्यादि जिन्हें हम ज्ञान का भंडार मानते हैं, वास्तव में वो शिक्षा के ही भंडार हैं और उसका स्वरूप हमें जो दर्शन के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें उपलब्ध होता है, तथा जो उनका आधुनिक स्वरूप है वो हमें भारतीय चिंतकों की विचारधाराओं में देखने को मिलता है। आज हम गांधी, टैगोर, विवेकानंद, श्री अरविंदो तथा जे कृष्णमूर्ति के शिक्षा चिंतन पर सामान्य विचार करेंगे तथा उस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे जिस पर इन चिंतकों ने शिक्षा दर्शन को नई दिशा प्रदान की है। प्रत्येक चिंतक के बारे में विस्तार से आगामी समय में पृथक पृथक चर्चा की जाएगी। हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि इन चिंतकों की शिक्षा से संबंधित सामान्य अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें।
आगे हम प्रत्येक जो हमारे दार्शनिक हैं, भारतीय शिक्षाविद हैं, भारतीय शिक्षा चिंतक हैं, उनके बारे में हम एक सामान्य स्वरूप पर केवल वर्णन करेंगे। इसका आशय यह है कि हमारी ये अवधारणा केवल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय चिंतकों ने शिक्षा के बारे में किस प्रकार से विचार किया है। इनका जो मूलभूत अंतर है, हमारा ये प्रयास होगा कि आज मूलभूत अंतर केवल हम उनमें समझने का प्रयास करें और उनकी जो सामान्य अवधारणा है उस सामान्य अवधारणा को हम समझ लें। इसके बाद समयानुसार प्रत्येक दार्शनिक पर हम पृथक पृथक विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम महात्मा गांधी के लिए लें। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। सामान्यतया यह माना जाता है कि गांधी जी ने केवल आदर्शवाद के ऊपर ही विवेचन किया है या उनकी शिक्षा केवल आदर्शवाद पर ही आधारित है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि गांधी जी ने आदर्शवाद के साथ साथ प्रयोजनवाद को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षा की जो उन्होंने पुनर्व्याख्या की है उसके मूल में आदर्शवाद है, पर जैसे जैसे गांधी जी का शिक्षा दर्शन 1916 से लेकर के 1936 तक जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, वो वास्तव में आदर्शवाद से बढ़ते बढ़ते प्रयोजनवाद की ओर आकर के बढ़े। तो प्रयोजनवाद जो हमारी वर्तमान व्याख्याएं प्रस्तुत करता है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, शिक्षा केवल साविद्या विमुक्ता, वह हमारा अर्थ स्पष्ट है, लेकिन वास्तव में शिक्षा विद्यार्थी को क्या दे जिससे विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दृष्टि से गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो आदर्शवाद और प्रयोजनवाद इन दोनों का समावेशित रूप है। न केवल आदर्शवाद पर अपितु प्रयोजनवाद पर भी उन्होंने समान रूप से विचार किया है। गांधी जी के दर्शन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक समझते थे। जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें सामान्यतया गांधी जी की यही परिभाषा हमें देखने को मिलती है कि शिक्षा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास है। हमारी आत्मा का संपूर्ण विकास हो, ये भारतीय दर्शन की उपस्थापना हो सकती है, पर इस भारतीय दर्शन की उपस्थापना के आधार पर प्रत्येक बच्चा क्या रोजगार प्राप्त कर सकता है? यहां ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन को पूरा का पूरा परिवर्तित कर दिया वहां पर वर्धा सम्मेलन तक जाते जाते, और शिक्षा के एक आमूल चूल परिवर्तन की बात कही और पूरा का पूरा स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तव में जब तक जो हम चरखा और तकली की जो बात करते हैं कि चरखा और तकली वास्तव में वो वर्धा सम्मेलन की देन थे, वो आदर्शवाद के रूप नहीं थे, वो प्रयोजनवाद के रूप थे। आदर्शवाद उनकी परिभाषा का एक अंश है, पर प्रयोजनवाद पूरा का पूरा उनका शिक्षा को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक क्षमता भी दे सके। सैद्धांतिक ज्ञान होना अलग चीज है और उस चीज का प्रायोगिक रूप आना अलग चीज है। हमें कह सकते हैं कि शिक्षा से हमें मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, पर यदि हम अभी क्लास में कहें कि कौन कौन से बच्चे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अभी मुक्ति दी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि सब नट जाएंगे कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप रोजगार दे दें, वो ज्यादा अच्छा है। तो मुक्ति सैद्धांतिक परिवेश में तो अच्छी लगती है, पर व्यवहारिक परिवेश में हमें ऐसे लगता है कि पहले हमारा सामान्य सांसारिक जीवन चल जाए। जब हम अपने सांसारिक जीवन को जी लेंगे तब हम मुक्ति की बात करेंगे। गांधी जी ने उसी चीज को स्पष्ट किया कि शिक्षा जितनी सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है उतनी वो व्यवहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी हम शिक्षा को वास्तविक रूप में अंगीकृत कर सकते हैं। संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये पहली बार गांधी जी ने इस बात के लिए उठाया था। जो आज भी हम बात करते हैं कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो अभी आकर के पारित हुआ है, ये वर्धा सम्मेलन में उस समय गांधी जी ने इस बात के लिए कहा था
कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है। आज जिसे हम साक्षरता का रूप दे देते हैं कि हमने केवल अक्षर पढ़ लिया या हमें अक्षर पढ़ना आ गया और हम साक्षरता की सीढ़ी में शामिल हो गए या साक्षरता की सीढ़ी पर चढ़ गए और हमें साक्षरता के अंतर्गत समाहित कर लिया। गांधी जी का कहना इसमें बहुत अलग था। केवल अक्षर ज्ञान किसी के लिए हो जाए वही शिक्षा नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में शिक्षा के माध्यम से परिमार्जन नहीं होता है तो साक्षर होने का कोई आशय नहीं है। इसलिए हम केवल अक्षर ज्ञान को साक्षर मान करके नहीं चलें। इसके साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि जो बच्चा साक्षर है, जो ये कहते हैं कि हम साक्षर हैं, उनके व्यवहार में क्या कोई हमारे लिए परिवर्तन दिखाई देता है? यदि वास्तव में हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो कितना ही वो साक्षर बना रहे, वास्तव में वो साक्षरता की कोटि में गांधी जी के अनुसार नहीं आता है। शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप समस्त विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि ये उन्होंने बहुत पहले इस बात के लिए रखा था, जिसकी आज हम बार बार चर्चा करते हैं कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाए अथवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से दी जाए। उन्होंने सबसे पहले इस बात के लिए रखा कि जब तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होगी तब तक हम उस विषय का हृदयंगम नहीं कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चे प्रारंभ से ही रटना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि मातृभाषा में उन्होंने वो चीज पढ़ी नहीं है। अनेक बार ऐसा देखने में आया है और मैं भी जब कक्षाओं में पढ़ाता रहा हूं तो मैंने इस बात को पुरजोर अनुभव किया है कि जब हम किसी चीज को रटने के लिए दे देते हैं वो रट करके यथावत आ जाते हैं, पर जब हम कहते हैं कि इससे तुम्हें समझ में क्या आया तो वास्तव में कभी कभी वो इसका इतना उल्टा अर्थ करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पर यदि लिखेंगे तो मार्क्स उन्हें 100% मिलेंगे, लेकिन यदि हम समझने की बात करेंगे तो वो बात 0 पर जाएगी। उसका मुख्य कारण यह है कि जिस भाषा में हम अच्छी तरीके से किसी की भी बात को समझ सकते हैं, जब तक हम उस भाषा में बात नहीं करेंगे तब तक विषय का हृदयंगम बहुत अच्छी तरह से कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी ने 1936 के वर्धा सम्मेलन में 36-37 में इस बात को रखा था कि जो हमारी शिक्षा का माध्यम विद्यालयों में हो वो केवल मातृभाषा में ही हो। शिक्षा का संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। यहां 2 चीजें ली गई हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तरफ उन्होंने शरीर लिया और एक तरफ आत्मा के लिए लिया। माने शिक्षा 2 प्रकार से किसी का विकास करती है, अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। अंतरंग की जब हम बात करते हैं तो उसके मन का और आत्मा का बालक का विकास हो, और जब हम बहिरंग की बात करते हैं तो शारीरिक क्षमता भी उसके अंतर्गत इतनी होनी चाहिए कि वो अंतरंग में उस बात को समावेशित कर सके। माने शारीरिक शिक्षा भी बालक की हो और मानसिक शिक्षा भी हो। एकांगी शिक्षा का स्वरूप गांधी जी ने सर्वतः निषेधित किया है। इसका निषेध किया है कि हम केवल आत्मा की क्लासों में चर्चा करते रहे या हम केवल शारीरिक शिक्षा पर बल देते रहे और बच्चों को खेल ही खिलाते रहे। उन्होंने दोनों का सामंजस्य किया और कहा कि शिक्षा के लिए हम आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से ही पुष्ट करें। गांधी जी द्वारा शिक्षा की संपूर्ण योजना 22-23 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में प्रस्तुत की गई। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। गांधी जी की इस शिक्षा योजना को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि 22-23 अक्टूबर 1937 को जो वर्धा सम्मेलन हुआ था, सबसे पहली बार गांधी जी ने, एक चीज और मैं आपको इस बीच में बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने सबसे पहले अपने शिक्षा संबंधी विचार 1916 में व्यक्त किए थे। इसके बाद उन्होंने अपने विचारों को और पुष्ट किया और शिक्षा के एक बृहद स्वरूप का विवेचन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा योजना के लिए प्रस्तुत किया, जिसे बाद में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें इस चीज के लिए रखा गया जो गांधी जी की शिक्षा योजना थी, और उसमें उसको पूर्णता प्रदान की गई और सहमति भी उस समय प्रदान की गई। और उसके बाद से
बेसिक शिक्षा का प्रारंभ हमारे यहां पर हुआ। गांधी जी की बेसिक शिक्षा और वर्धा सम्मेलन, इसको आप एक रूप में मान करके चलिए कि वर्धा सम्मेलन में जो बातें आई थी वही हमारी बेसिक शिक्षा का आधार है। इसे बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जाना गया। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास तथा व्यावसायिक विकास पर बल दिया। गांधी जी द्वारा स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया गया। गांधी जी के जीवन का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम और कर्म ही थे। इसी को उन्होंने शिक्षा में समावेशित किया। गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद का भी कहीं ना कहीं प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, परंतु मूल रूप से वे आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित थे। एक तथ्य मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आगे भी अपन अन्य चिंतकों पर विचार करेंगे। भारतीय चिंतक किसी एक धारा से जुड़ करके नहीं चलेंगे। जब मैं कभी आपसे पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य चिंतकों की बात करूंगा तब आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी एक धारा से इतना अडिग रूप से जुड़ा हुआ है कि वो वहां से हटना ही नहीं चाहता है। भारतीय चिंतकों के साथ में ऐसी स्थिति नहीं है। जहां उन्होंने आत्मिक विकास की बात की वहां उन्होंने आदर्शवाद को बल दिया। जहां उन्होंने बच्चों को कार्य उपलब्धता की बात की वहां उन्होंने प्रयोजनवाद को स्वीकार किया। जहां उन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप की, भौतिक स्वरूप की चर्चा की वहां उन्होंने यथार्थवाद का आश्रय लिया। और जहां उन्होंने यह कहा कि बच्चे को हम केवल बंधनों में न रखें, बच्चे के लिए हम स्वतंत्रता दें। स्वच्छंदता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं कि जहां हम बच्चों के लिए स्वतंत्रता दें वहां उन्होंने प्रकृतिवाद का आश्रय लिया। इस प्रकार से हमारे जितने भी भारतीय चिंतक हैं उन्होंने आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद, यथार्थवाद के साथ प्रयोजनवाद और प्रयोजनवाद के साथ प्रकृतिवाद, इस तरीके से जिन वादों की हम चर्चा पाश्चात्य दर्शन में जाकर के करते हैं उनके सारे स्वरूप को सामंजस्यपूर्ण ढंग से भारतीय चिंतकों ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका समय 1861 से 1941 तक रहा। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर कवि होने के साथ साथ दार्शनिक, कलाकार और शिक्षक भी थे। उनका व्यापक जीवन दर्शन उपनिषदों के चिंतन एवं मनन के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ था। टैगोर की विचारधारा में आदर्शवाद स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। उनके अनुसार शिक्षा का काम केवल जीवन यापन की दक्षताएं प्रदान करना ही नहीं, अपितु बालक में निहित उस सृजनात्मक तत्व का विकास करना है जिससे कि जीवन उदात्त, उच्च तथा आनंददायक बनता है। रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि प्रत्येक बालक में एक विलक्षण प्रतिभा तथा क्षमता निहित रहती है। शिक्षा इस प्रतिभा को विकसित करती है। यह महत्वपूर्ण चीज है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। टैगोर जी का यह दृढ़ विश्वास था कि वास्तव में ज्ञान बच्चे के अंदर है। शिक्षक को बाहर से ज्ञान उड़े लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से तिलहन है, तिलहन में तेल अपने आप से पड़ा हुआ है, अब उस तेल को हमें केवल पिरोने की आवश्यकता है। यदि कोई चाहे कि तिलहन में तेल है तो हम कड़ाही में तिलहन डाल करके पूड़ियां बना सकते हैं? ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें उसे पिरोना पड़ेगा। तेल उसमें है पर उसमें पिरोने की आवश्यकता है। टैगोर का कहना यही था कि जिस प्रकार से तिलहन में तेल होता है उसी प्रकार से बच्चे में ज्ञान मौजूद है, उसमें सृजनात्मक क्षमता है, उसका विकास केवल शिक्षक के लिए करना है। और यही शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो बालक की सृजनात्मकता का विकास करे। प्रकृति से बालक को पृथक करके उसे प्रयोगशाला में
अथवा कक्षा कक्ष में प्रकृति के संबंध में पढ़ाना उन्हें अनुचित लगता है। टैगोर जी का एक दृढ़ विश्वास था कि आप बालक के लिए जंगलों की बात एक बंद कमरे में कैसे कर सकते हैं। आप किसी बालक को पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं और पेड़ के पास तक उसे ले जाना नहीं चाहते, तब वो पेड़ के सही स्वरूप को नहीं समझ सकता है। इसलिए यदि हम बालक को प्रकृति के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वह उस विषय का हृदयंगम बहुत अच्छी तरह से कर सकेगा। वे लिखते हैं, हम बालक को भूगोल पढ़ाने के फेर में पढ़कर उसकी पृथ्वी छीन लेते हैं तथा व्याकरण पढ़ाने के लिए उसकी सहज भाषा उससे छीन लेते हैं। उसकी भूख काव्य के लिए है, किंतु उसके सम्मुख मात्र तथ्यों और तिथियों से भरे पूरे अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। बालक जन्म तो लेते हैं जगत में, पर हम उन्हें बेजान ग्रामोफोन के जगत में ढकेल देते हैं। कवि के अनुसार बाल्यकाल इस प्रकार का जीवन है जबकि प्रकृति की खुली पुस्तक से बालक अध्ययन करता है। समय विभाग के बंधन उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्रिसेंट मून, एक जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रख्यात कविता है, उस कविता में बालक कहता है, मां सारा सवेरा पढ़ते पढ़ते बीत गया, तुम कहती हो कि अभी तो 12 ही बजे हैं। अरे जब रात्रि को भी 12 बज सकते हैं तो जब 12 बजते हैं तब रात्रि क्यों नहीं आ जाती। आप इस कविता में बच्चे की वेदना देखिए। वो जो सुबह से पढ़ रहा है, 12 बज चुके हैं, वो मां से अपेक्षा करता है कि अब मां हमें प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में खेलने की सुविधा दे, परंतु उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब रात के 12 बज रहे हैं और दिन के भी 12 बजते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि जब दिन में 12 बजते हैं तो वो रात अभी क्यों नहीं आ जाती जब रात को भी 12 बजते हैं, ताकि वो विश्राम कर सके। कहने का आशय यह है कि हमने बच्चे को पढ़ाई के बंधन में इतना कस दिया है कि उसका प्रकृति से सीधा सीधा संबंध टूट चुका है। वो आकुलित हो रहा है, व्याकुलित हो रहा है, वो तड़पड़ा रहा है, अंदर एक कमरे के अंदर छटपटा रहा है। वो चाहता है प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जाने की, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उसे इतना जकड़ दिया है कि वो उसी में बंधा हुआ है। शिक्षक के बारे में टैगोर कहते हैं कि शिक्षक तब तक वास्तविक रूप से अध्यापन नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं निरंतर अध्ययनशील न रहे। हमारी प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि जिस दिन हम शिक्षक पद पर आते हैं, अनेक बार हम अपना अध्यापन कार्य बंद कर देते हैं, स्वयं अध्ययन करना बंद कर देते हैं। यह प्रवृत्ति वास्तव में किसी भी शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। उसका कार्य पढ़ने का आज से प्रारंभ हुआ है और यह उसकी अध्ययनशीलता ही वास्तव में शिक्षक की जागरूकता को प्रदर्शित करती है। शिक्षक जीवन का एक प्रमुख लक्षण सतत अध्ययनशीलता है। उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व माने हैं: पाठ्यक्रम, पाठन विधि और वह शैक्षिक वातावरण जिसमें शिक्षण प्रक्रिया चलती है। पुस्तकों द्वारा बासी ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर कवि बल देता है। नदी, पर्वत, खुला आकाश, पवन, मेघ, कठोर धरित्री इत्यादि प्रकृति के सभी अंग उपांग बालक की शिक्षा के सहज प्राकृतिक उपकरण हैं। रूसो के बाद शायद रविंद्रनाथ टैगोर ही एकमात्र ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने प्राकृतिक विधि से शिक्षा ग्रहण करने पर इतना अधिक बल दिया हो। यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी रविंद्रनाथ टैगोर की बात चलती है, हम उन्हें पूरी तरह से प्रकृतिवाद से जोड़ देते हैं और यह कहने लगते हैं कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को हम मैदान में भेज दें और बच्चा मैदान में कुछ सीखने लगे, या बच्चे को हम पेड़ के नीचे बैठा दें और जो हमारे अनेक विद्यालय जैसे भवन विहीन है तो हम कहें कि वो तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। ये आशय कतई नहीं है। उनका आशय केवल
इतना है कि प्रकृतिगत शैक्षिक वातावरण हो, अर्थात बालक के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह शिक्षक के लिए ध्यान रखना है कि बच्चा अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन महसूस ना करे। इसका अर्थ है कि प्रकृतिगत वातावरण बच्चे को प्राप्त हो। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर चर्चा करेंगे। महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन निश्चय ही अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। उनको इस बात में आस्था थी कि भीरू उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कार्य वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कर्मठ, वीर और निर्भय हैं। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था, जीवन संग्राम में वीर बनो। सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। अतः वे कहते थे कि हमारी शिक्षा ऐसी सशक्त हो जो इस लक्ष्य की पूर्ति कर सके। शिक्षा में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। स्वामी जी भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति चरित्रवान बने, साथ में आत्मनिर्भर भी बने। स्वामी जी के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी जी ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक बताते हुए कहा, आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, परंतु वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना का विकास नहीं कर सकती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। वे कहते थे, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। वास्तव में शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास किया जा सकता है। उनका कथन है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करे कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती, वे अधिक से अधिक सामग्री हो सकती हैं जिसके द्वारा जानने वाला अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, अथवा वे ए बिंदु हैं जहां से ज्ञान को आरंभ किया जाए या नई खोजों को निकालना प्रारंभ किया जाए। वह शिक्षा जो अपने ज्ञान देने तक सीमित रखती है शिक्षा नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा बालकों को कर्मठ नागरिक बनाए। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य, चित और आनंद की प्राप्ति करना है। अतः शिक्षा इस प्रकार की हो जो इनकी प्राप्ति में सहायक हो सके। और अंत में मैं श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में बताना चाहूंगा। जिन्हें हम जे कृष्णमूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं, ये आधुनिक शिक्षा के शिल्पकार के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने सूचनाओं को परीक्षा पास करने का साधन मात्र माना है। वे कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में सूचनाएं भर देना उसे परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, किंतु यह शिक्षा का अबौद्धिक पक्ष है। सही शिक्षा वही है जो यह बताए कि आप वास्तव में क्या है, आपके अंदर क्या है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण जीवन के महत्व को समझना है। शिक्षा का उद्देश्य
व्यक्ति को संपूर्ण बनाना है। कृष्णमूर्ति वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण तकनीकों पर सर्वाधिक बल देना तथा अन्य मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करना मानते हैं। तकनीकी पर मात्रा से अधिक जोर देने से मानवीयता का विनाश हुआ है। आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक, गणितज्ञ और बिल्डर्स पैदा हुए हैं, लेकिन इस सभी संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं। इनसे काल्पनिक विकास हुआ है, वास्तविक नहीं। वे कहते हैं यदि शिक्षा जीवन के किसी एक हिस्से का विकास करेगी तो संघर्ष उत्पन्न होंगे, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण जीवन के विकास में सहभागी बने। इस प्रकार से साथियों, आज हमने जो हमारे प्रमुख भारतीय चिंतक हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से विचार किया और यह पाया कि हमारे भारतीय चिंतकों ने हमारी भारतीय आर्ट्स परंपरा को, भारतीय दर्शन परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसके आमूल स्वरूप का विवेचन किया है तथा आदर्शवाद से वो आगे बढ़ते हुए प्रयोजनवाद तक उस शिक्षा को लेकर के आए हैं। यही कारण है कि जहां हमारी शिक्षा आत्मिक विकास पर बल देती है, वहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था यह भी चाहती है कि हमारा प्रत्येक बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम प्रमुख भारतीय शिक्षाविद और उनका शिक्षा दर्शन। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर महेश जैन। निवेदिका थी विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।